जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। वैसे आप सर्च करेंगे गूगल पे द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया तो आएगा, आपको नाम मिलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसी लिस्ट में सेकंड ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया नाम आएगा किसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ये जनता के नेता कहे जाते हैं। ये अपने जीवन काल में ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिसकी वजह से ये बहुत लोकप्रिय हुए, जनता के बीच हो, चाहे भारत को बहुत गौरवान्वित किए, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूत किए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें भारत माँ का सर ऊंचा ना किए हो। आइए हम इनके जीवन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी चीजें इस फ्रेम में दिख रहे हैं ना, सारी चीजें इनसे संबंधित है। ये इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1921 को हुआ था। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु रामेश्वरम में हुआ था, जो भारत का धार्मिक तीर्थ स्थल है, जहां पर इनके पिताजी नाव के द्वारा तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम में ले जाते थे, दर्शन कराते थे और दर्शन करा के वहां से आते थे। जो इनकम होती थी उसी के द्वारा इनके घर का जीवन यापन होता था। ये 4 भाई और 1 बहन थे। बहन इनकी सबसे बड़ी थी और चारों भाइयों में सबसे छोटे कलाम साहब ही थे। और इनके बारे में बात करें तो ये धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन अगर इनके व्यक्तित्व के बारे में आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी धर्म के प्रति पक्षपात है या धर्म को लेकर कट्टर है, या जैसा आज समाज में चल रहा है लोग धर्म के नाम पे लड़ जाते हैं। कलाम साहब धर्म से भले मुस्लिम थे, लेकिन ये हर धर्म का सम्मान करते थे। कलाम साहब ने धर्म के प्रचार प्रसार से ज्यादा जरूरी इन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार समझा और आजीवन शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। धर्म के बारे में इनकी मान्यता थी कि रिलीजन इज द वे ऑफ फ्रेंडशिप फॉर अ ग्रेट पीपल बट रिलीजन इज द वे ऑफ फाइटिंग फॉर अ स्मॉल पीपल। मतलब इनका कहना है कि धर्म के मुद्दों पर वो लोग लड़ते हैं जिनका तुच्छ विचार होता है, जो उत्कृष्ट विचार के लोग होते हैं, जो देश की सेवा में लगे रहते हैं, समाज सेवा में, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। उनके लिए हर धर्म समान है और वो धर्म को दोस्ती का जरिया समझते हैं। वैसे मुस्लिम धर्म के बारे में मान्यता ये है कि अक्सर वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन कलाम साहब वेजिटेरियन थे। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी नौकायान द्वारा जो पैसा कमाते थे उसी से घर का खर्च चलता था। आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। ये अपने पढ़ाई के लिए और साथ साथ घर में थोड़ा माँ बाप का सपोर्ट करने के लिए ये खुद ही न्यूज़पेपर बेचने जाया करते थे। न्यूज़पेपर बेचने से जो इनकम होती थी उससे ये घर का भी खर्च चलाते थे और अपनी पढ़ाई भी करते थे। आजकल तो ऐसे हो गए कि माँ बाप की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, माँ बाप क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको नहीं पढ़ पाते। क्योंकि कलाम साहब का समय ना रामायण महाभारत के, सोशल मीडिया में रामायण महाभारत का समय था, लेकिन आज का समय बॉलीवुड और हॉलीवुड का समय है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ है। कलाम साहब छोटे से उम्र में ही माँ बाप की सारी परिस्थितियां समझने लगे थे, माँ बाप की तकलीफ को फील करने लगे थे, उनके हर सुख दुख में हाथ बटाने का प्रयास करने लगे थे। ऐसा ये भी कर सकते थे कि मुझे फीस दो, मैं जाऊंगा पढ़ने, नहीं दोगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये खुद ही परिस्थिति को, कहते ना गरीबी कई चीजें छुड़ा देती है। गुलामी बहुत खराब चीज है, चाहे आप किसी व्यक्ति के गुलाम हो जाइए, चाहे किसी परिस्थिति के गुलाम हो जाइए, और सब गरीबी जिसको गुलाम करती है ना, मार के रख देती है। तो गरीबी तो कलाम साहब के घर में थी। कलाम साहब क्या, पूरे इंडिया में 80% आबादी आज भी इतना संसाधन उसके पास नहीं है कि एक लग्जरियस लाइफ जी सके, लेकिन कलाम साहब के पास भी वही परिस्थिति थी। लेकिन कलाम साहब ने उसको आड़े नहीं आने दे। जब कहते ना हौसले बुलंद हो तो कोई भी विपरीत परिस्थितियां, कोई भी चुनौती हो वो पार ही कर जाएंगे। तो ऐसे कलाम साहब ने, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता। तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि इन्होंने गरीबी को खड़ा किया सामने और लगाया मिसाइल और उड़ा दिया। कलाम साहब की लाइफ देखिए, स्ट्रगल किए, वही मिडिल क्लास फैमिली। ऐसा नहीं कलाम साहब का जो नाम सुनते हैं तो सोचते हैं कि बहुत बड़ी परिस्थिति से आए होंगे, अच्छे घर से आए होंगे, इनको माहौल मिला होगा, समझाने वाले, गाइड करने। ऐसी ही लाइफ से शुरुआत किए थे। जब कहते हैं हमारा ड्रीम कुछ सेट रहे, हमारे अंदर जज्बा और जुनून है तो हम कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे। हमेशा से इनका ड्रीम क्या था? पायलट बनना था। इसलिए इन्होंने एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की, क्योंकि ये जब भी मान से कभी भी जहाज गुजरती थी तो घर से दौड़ के झांकने जाते थे और इनका भी मन करता था कि एक दिन मैं भी जहाज उड़ाऊं। तो इसलिए इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इनकी रुचि उधर बढ़ने लगी। इन्होंने 1958 में डीआरडीओ को ज्वाइन किया। डीआरडीओ आप जानते हैं कि भारत का वीपन्स का निर्माण या हथियारों और औजारों का निर्माण का एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वहां पर इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट साइंस पे काम किया और बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी को विकसित भी किया। और उसके बाद इन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1969 में इसरो भी ज्वाइन किया। भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर इन्होंने सैटेलाइट पे काम करना प्रारंभ किया। टीम के साथ काम करना चालू किया और 1980 में भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 के द्वारा भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी को पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिटल में सफलतापूर्वक सेटल भी कर दिया। और वहां की सफलता के बाद इनकी ख्याति और बढ़ गई और इन पर भारतीय सरकार का भरोसा भी बढ़ते गया। फिर भारत कई युद्ध झेल चुका था। 1962 में चाइना का युद्ध, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध, फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। तो भारत को लग गया था कि देश की सुरक्षा के लिए आज का जो दौर है, परमाणु हथियारों का दौर चलने लगा है, तो भारत भी उस ओर अपने देश को
किसी भी हाल में कमजोर नहीं साबित होने देना चाहता, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए वो तैयार रहना चाहता था। इसलिए उसने परमाणु औजारों पर कार्य करना प्रारंभ किया और भारत ने जल्द ही 1945 में कार्य चालू किया और बीच में कुछ युद्ध होने की वजह से डिले हुआ, लेकिन जल्द ही इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, वो बहुत ही सख्त है, अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया। उन्होंने परमाणु प्रोजेक्ट को इतना सपोर्ट किया, एक बार कैबिनेट ने मना कर दिया, उन्होंने अपने तरफ से केवल इंडिविजुअली पास कर दिया और उनके प्रयास से भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पोखरण में, ये राजस्थान में एक जगह है जहां पर काफी खाली स्थान है, तो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ ये, और ये भारत की एक बहुत बड़ी सफलता थी। भारत एक परमाणु संपन्न देशों की लिस्ट में आ गया, लेकिन अभी हम उतनी प्रबल क्षमता का परमाणु विकसित नहीं कर पाए थे और इसको भारत ने फिर से टारगेट पे लिया और दूसरी बार परमाणु बम के निर्माण में लग गया। अमेरिका ने जापान पे एक नहीं दो परमाणु बम गिरा, 8 अगस्त को 1945 को गिरा, फिर अगली सुबह 9 अगस्त 1945 को गिरा और इतनी तबाही मची, जापान आज भी उससे उबर नहीं पाया है। बाद में दुनिया के देशों ने इस पर बहुत बड़ी चिंता जताई और परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक लगा दिया, लेकिन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो हमेशा उछलता रहता है, कहते हैं ना कि जो कुत्ते भोंकते हैं वो काटते नहीं, तो पाकिस्तान वैसे है, जब देखो तब वो एक गोला बारूद दाग देता है। अपने मिसाइल मैन कलाम साहब ने ठान लिया था कि एक बार हमने गरीबी को सामने रख के उड़ाया है और जरूरत पड़ी तो हम यहाँ रखेंगे पाकिस्तान को, इसको भी उड़ा ही देंगे। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि और पृथ्वी का निर्माण किया। इसी क्रम में सेकंड परमाणु परीक्षण की ओर भारत अग्रसर हुआ, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, अगर ये इन्होंने कुछ ठान लिया तो उसको पूरा करके रहेंगे। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और उन्होंने परमाणु प्रोजेक्ट को शीघ्रता से संपन्न करने के लिए समर्थन जताया और कलाम साहब के नेतृत्व में ये कार्य प्रारंभ किया गया। हम बताया ना कुछ समय संयोग कहिए, कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब दोनों ही दृढ़ प्रतिज्ञा और दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति हैं जो किसी की सुनने वाले नहीं है। तो अमेरिका क्या था, सैटेलाइट के द्वारा वो दुनिया की निगरानी करता रहता है कि कहां पर क्या चल रहा है, क्या निर्माण हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो देश के दुनिया के लिए घातक हो। मतलब कोई चीज ऊपर से तुम देखो तो नीचे की ज्यादा एरिया देख सकते हो, तो ऐसे सैटेलाइट इतनी ऊंचाई से गुजरते हैं कि वो लगभग सारे क्षेत्र को निगरानी में अपने ले लेते हैं। हुआ क्या था कि एक बार 1963 में कलाम साहब भी नासा गए थे, जब लैब में घूमने गए थे ना, तो उसी समय इन्होंने देख लिया था कि ये सैटेलाइट इंडिया से होकर कितने समय पे पास, कि जब वो सैटेलाइट इंडिया के ऊपर से या उस पोजीशन से पोखरण से गुजर जाता था तो उस समय पूरा काम चालू करवा दे, और जैसे जान लेंगे कि अब इतने समय बाद आने वाला है फिर बंद करवा देंगे। बहुत ही इसका ड्रामेटिक कहानी है। अगर पोखरण का परीक्षण का भी विस्तार से बात करेंगे, रात में पूरा काम होता, दिन में पूरा सामान उठा के वहीं रख देते हैं, जिससे सैटेलाइट है तो उसको कुछ डिफरेंस ना दिखे। अमेरिका को वैसे डाउट हो गया था, लेकिन कलाम साहब थे चला, जब सामने खड़े हो कलाम साहब, पीछे खड़े हो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ नेता, तो क्या कर सकता है अमेरिका। कहते हैं ना जैसे पीछे माँ बाप का साया हो, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति या क्या कर सकते हैं। फाइनली भारत ने 13 मई 1998 को पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया और सफलतापूर्वक इस मिशन को सक्सेस किया। तब से भारत परमाणु संपन्न देशों की लिस्ट में आ गया। इसका रेंज कितना था, 45 किलोमीटर के रेंज में पूरी तबाही मचा देता, इतना घातक होते हैं परमाणु हथियार। कलाम साहब का इतना प्रभाव हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी पे, पहली बार एक साइंटिफिक एडवाइजर का पोस्ट का गठन किया, पहला साइंटिफिक एडवाइजर कलाम साहब को नियुक्त किया। जब ये साइंटिफिक एडवाइजर थे तो उस समय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उस समय राष्ट्रपति KR नारायण जी थे, और इनका इतना प्रभाव रहा कि 2002 में जब KR नारायण जी का राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसका नॉमिनेशन कर दिया, कलाम साहब का। अब कलाम साहब को लगाया फोन कि हम आपको राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप बाद में फोन करिए। ये एजुकेशन के प्रति बहुत सजग थे। ये कहते भी हैं कि किसी देश का परिवर्तन केवल शिक्षा के बल पे ही किया जा सकता। तो ये उस समय कॉल कट कर दिए, PM का फोन जा रहा है और इनके लिए बच्चों का टाइम और इनका टाइम और एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट कि उनका कॉल कट कर दिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कितने समझदार नेता थे। लोग वैसे इतने बड़े पद पे हो तो ईगो में आ जाएंगे, कुछ भी करने के लिए सोचेंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ नहीं बोले। फिर शाम को फोन लगाया कि हम आपको राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, तो कलाम साहब ने कहा ठीक है कर दीजिए, लेकिन हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। कहा कोई बात नहीं, आप पढ़ाइए। इसलिए पूरे कार्यकाल के दौरान हमेशा किसी न किसी कॉलेज में जाते थे, क्लास लेते थे, बच्चों के बीच रहना, बच्चों को समझाना, क्योंकि इनका मानना था कि किसी देश के भविष्य युवा होते हैं, युवा को बदल कर ही हम देश को बदल सकते हैं। इसलिए इनकी किताब है विंग्स ऑफ फायर, जिसमें ये युवा को ही मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। और इनकी एक किताब है इंडिया 2020, जिसमें ये देश को विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसलिए इनका फोकस था हमेशा कि हम युवाओं को शिक्षित करेंगे और शिक्षा के बल पे ही देश का विकास होगा और हम अपने देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएंगे। फिर 2002 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। ये इतने लोकप्रिय थे, ये कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया था। जब इनका नॉमिनेशन हुआ तो कांग्रेस अपोजिशन में थी। बताइए, इतने लोकप्रिय नेता कि कोई विरोध करते तो जनता उस सरकार को उखाड़ फेंक दे। कांग्रेस को 2 दिन बाद ही एहसास हो
हो गया, नहीं अगर इनका विरोध करेंगे तो अगली चुनाव में जनता हमें सिखा देगी। फिर 2 दिन बाद इनके नॉमिनेशन होने के बाद इनका सपोर्ट किया और कांग्रेस और एनडीए मतलब सत्ता की पार्टी विपक्ष की पार्टी सबने मिलकर पूर्ण बहुमत दिया। इनको टोटल मत का 90% इन्हीं को मिल गया। इनके अपोजिशन में कौन थी? लक्ष्मी सहगल जी थी, जो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थी। फिर 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, लेकिन ये हमेशा जानते थे कि भारत की परिस्थिति कोई भी, चाहे गरीबी हो, कोई भी परिस्थिति वो बदल सकते हैं शिक्षा के बल पे। इसका प्रचार प्रसार कभी नहीं छोड़ा। जैसे था ना कि कोई कोई शासक होते, जैसे अशोक का नाम सुने होंगे, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत किया, तो ऐसे ये देश के ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने शिक्षा का बहुत प्रचार किया। इनका इतना उत्कृष्ट कार्य रहा, इनको कई पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार ने भी अपने भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। कलाम साहब ने 15 अक्टूबर 1931 में जन्म लिए और 1997, 1998, 2002, 2007, 2015 तक में अपनी प्रतिभा का इतना लोहा मनवा दिया भारतीय सरकार को कि भारतीय सरकार अपने देश के जो भी सर्वश्रेष्ठ सम्मान रहे हैं उनसे सम्मानित किया। भारत का वैसे आप जानते हैं सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। इसके पहले भी उनको कई सम्मान, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न 1997 में दिया गया। कहने को तो है भारत की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से भारत रत्न भी सम्मानित हुआ। तो कलाम साहब, ऐसा नहीं कि आप कलाम साहब के बारे में देखिए या कलाम साहब के बारे में पढ़िए तो आप कलाम साहब बनने की कोशिश करिए। कोई जरूरत नहीं कलाम साहब बनने की। अगर कलाम साहब ने किसी को आइडल मान लिया होता और किसी की तरफ बनना चाहते तो आज कलाम साहब ना होते। इसलिए आप भी किसी को देखिए और उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव को समझिए, लेकिन आप जो है, आपका जो ड्रीम है, आप जो करना चाहते हैं वही करिए। आप अपने विचारों को जिंदा रखिए, अपने कर्म में लगे रहिए। और अब कहते हैं ना, जब किसी चीज को पाने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश की जाए तो पूरी कायनात मिलाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही होते हैं। तो कलाम साहब को रोक ना लेती गरीबी, परिस्थितियां, लेकिन रोक पाई? नहीं रोक पाई, क्योंकि इनके हौसले बहुत बुलंद। पूरी जिंदगी ये चाहते थे कि हम जब भी जहां भी रहे हम हमेशा एजुकेशन का प्रचार प्रसार करते रहे। एक बार बोले थे ना कि अगर हमारा आखिरी क्षण भी जीवन का हो तो मैं उस समय बच्चों को पढ़ाता रहा। 22 जुलाई 2015 को मेघालय में शिलांग यूनिवर्सिटी, वहां पर ये बच्चों का लाइव क्लास ही ले रहे थे। उस समय बच्चों को पढ़ा ही रहे थे। इनको दिल का दौरा पड़ा और ये जमीन पर गिर गए। देखिए, फिर इनको वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इनको एहसास हो गया था कि अभी हमारे जीवन का समय अंत की ओर है। लेकिन विचारों को ऐसे भारत के पन्नों में समाहित कर दिया, जब तक दुनिया का अस्तित्व रहेगा तब तक इनके विचार जिंदा रहेंगे और बच्चे लोग या दुनिया उससे प्रेरित होती रहेगी। हर युवा के बीच में, हर युवा के मन में, हर युवा के दिल में कलाम साहब का विचार जिंदा है। इनकी बात करें तो इनकी कई किताबें थी, जैसे बताया विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020। विंग्स ऑफ फायर में हमेशा युवाओं को ये मोटिवेट करने के लिए प्रयास किए हैं। उसकी थीम रखे इंडिया 2020 में 2020 तक में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। ऐसी कई किताबें हैं। इनको बीड़ा बजाना बहुत पसंद था। ये कलाम मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, जो रामेश्वरम में ही, जहां पर इनका जन्म स्थान था, वहीं पर बनाया गया है और यहीं पर इनको समाधि दी गई थी। कलाम साहब के बारे में हमने उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जर्नी को देखा। जर्नी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि देश में या युवाओं के बीच या देश के विचारधारा में, देश की सुरक्षा में, देश के गरिमा में इनकी जर्नी खत्म हुई? नहीं, और कभी खत्म भी नहीं हो सकती। कुछ लोगों का मानना है कि कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, क्यों नहीं बने? गलत है। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे और पायलट बने। पायलट ही नहीं, वो तीनों पायलट के, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, तीनों के सुप्रीम कमांडर। क्योंकि 2002 में वो बने क्या? प्रेसिडेंट। और आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति देश का सबसे पहला व्यक्ति होता है और देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और उन्होंने जब राष्ट्रपति बने तो उनका ड्रीम भी सफल हुआ। वो पायलट बनना चाहते थे और तीनों कमांड का क्या बने? सुप्रीम कमांडर बने। पायलट बनने का मतलब फाइटर जेट उड़ाना। पायलट, फिर वो सुप्रीम कमांडर बनने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग लिए। 6 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद फाइटर जेट SU-30 को उड़ाया। इस तरीके से उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। साहब का एक केस जुड़ा हुआ है अफजल गुरु से। ये क्या हुआ? 13 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु ने भारतीय संसद पे आक्रमण कर दिया था, जिसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। फिर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जांच किया और फिर अफजल गुरु को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय न्यायालय ने इसको फांसी की सजा सुनाई। आपको पता है कि फांसी की सजा होने के बाद भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान कर गए हैं अम्बेडकर साहब या जो भी हमारे संविधान देता थे कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको फांसी की सजा दे दी तो उस सजा को माफ करने का अधिकार केवल भारत के प्रथम व्यक्ति या भारत का सर्वोच्च नागरिक, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। और 2002 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने? कलाम साहब। और कलाम साहब जब बने तो इसको फांसी की सजा होने के बाद इसने पिटीशन दायर किया मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया जाए। और राष्ट्रपति के पास पावर होती है, अगर ये तो रिजेक्ट कर दे तो तुरंत तो रिजेक्ट कर देगा, तो जब भी न्यायालय जिस दिन को सुनाएगा उस दिन फांसी हो जाएगी। लेकिन कलाम साहब के पास इसकी पिटीशन गई और कलाम साहब ने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया, इसलिए कुछ लोग इनकी आलोचना भी करते हैं। कलाम साहब के पास वैसे इनके पूरे राष्ट्रपति कार्यकाल में 21 पिटीशन आई थी। 21 पिटीशन में कलाम साहब ने केवल एक पर जवाब दिया था। वो था धनंजय चटर्जी का केस, जो कोलकाता से है। उसने 18 साल से कम उम्र की लड़की का, जो स्कूल की बच्ची थी,
उसका रेप किया था, तो उस केस में इन्होंने उसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था और उसको तुरंत कोलकाता हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी थी। लेकिन इसके केस में इन्होंने पिटीशन रिजेक्ट नहीं किया, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। इसका केस अफजल गुरु का केस इनके बाद भी काफी लंबा चला, ऐसा नहीं कि इनके कार्यकाल में नहीं हुआ तो अगले कार्यकाल में हो गया। ये इसको फांसी की सजा फाइनली 2013 में मिली। इसके जो केस है ना, इस केस को एक ऑपरेशन नाम दे दिया गया, ऑपरेशन 3 स्टार के नाम से जाना जाता है।